गुड मॉर्निंग स्टूडेंट है। कल हमने कृषि वित्त का अर्थ क्या है, कृषि वित्त कितने प्रकार का होता है, कृषि वित्त को किस कृषि के लिए वित्त का कैसे उपलब्ध होता है उसके बारे में चर्चा की थी। पहले तो हमने पढ़ा कृषि वित्त है वो आवश्यकता की दृष्टि से लिया जाता है, फिर समय के अनुसार लिया जाता है, जिसमें अल्पकालीन है, मध्यकालीन है, दीर्घकालीन है, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे कृषि वित्त या साख का महत्व क्या है। देखो, जिस प्रकार मानव शरीर के लिए रक्त का अत्यधिक महत्व, बिना रक्त के मनुष्य शरीर संचालन नहीं हो सकता। ब्लड का प्रेशर, ब्लड प्रेशर देखा जाता है कि बीपी कितना है, 80 से नीचे वाला हो, 120 ऊपर वाला, इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए तभी आदमी जीवित रहता है। अगर मनुष्य का बीपी है वो 120 या 125 या 140 नीचे वाला, ऊपर वाला 200 या 200 वो हो जाता है तो व्यक्ति की ब्रेन हेमरेज की वजह से मृत्यु हो जाती है। या 80 से नीचे हो जाता है, 60 या 50 हो जाता है तो भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार खेती बाड़ी भी बिना पैसे के संभव नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो खेती बाड़ी फिर भी उसी प्रकार मृत्यु हो जाती है खेती बाड़ी की, जिस प्रकार मनुष्य की हो जाती है। ठीक उसी प्रकार कृषि या कृषि पर आधारित उद्योग धंधों के लिए वित्तीय साख है महत्वपूर्ण होता है। देखो, कृषि एक मौसमी परिश्रम का फल मिलने में महीनों प्रतीक्षा करती है। यानी कि कृषि है वो मौसमी होती है, मौसम अच्छा होगा तो कृषि होती है, अगर मौसम अच्छा नहीं है तो कृषि नहीं होगी। कृषि के अंदर उत्पादन मिलने में बहुत लंबा समय लग जाता है। आज अगर हम किसी फसल की उपज करते हैं, किसी पैदावार करते हैं, तो उसे फसल को बीज को बोने में और बीज की कटाई होने में लगभग 6 महीने का अंतर आ जाता है। इसलिए उस समय इस दौरान हमें कृषि में वित्त की आवश्यकता पड़ती है। देखो, कृषकों के साधन अति सीमित है, कृषकों के साधन अति सीमित है, कृषकों के पास जो पैसा वित्त इकट्ठा स्रोत है बहुत ही कम है, और उन्हें कृषि कार्यों तथा परिवार के लालन पालन के लिए ऋण लेना पड़ता है। देखो, कृषि कार्यों के साथ साथ उसे परिवार के काम लालन पालन पोषण के लिए या सामाजिक कार्यों के लिए भी ऋण लेना पड़ता है, जिसके लिए कृषि वित्त की आवश्यकता पड़ती है। दुर्भाग्य की बात है, भारत में कृषि साख की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। भारत में जो कृषि को वित्त उपलब्ध कराने वाले जितनी भी संस्थागत स्रोत है और गैर संस्थागत स्रोत है, उनकी जो भूमिका है वो संतोषजनक नहीं है, संदेह में है। भारतीय कृषि के लिए एक बुराई बनी हुई है। इस संबंध में एक पुरानी फ्रांसीसी कहावत है, साख को उसी प्रकार सहारा देती है, साख किसान को उसी प्रकार सहायता जिस प्रकार फांसी पर लटके हुए व्यक्ति को जल्लाद की रस्सी, यानी कि रस्सी के सहारे ही किसान जीवित है। अगर पैसा नहीं है तो खेतीबाड़ी नहीं कर सकता। यह कहावत भारतीय कृषि के लिए शत प्रतिशत सही उतरती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति तभी संभव है जब कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में उन्नति हो। सफल कृषि के लिए जहाँ अन्य कारक आवश्यक है, वहीं कृषि साख की व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। साख की सुलभ, सस्ती, पर्याप्त और समुचित मात्रा उसको प्राप्त करने के नियम सत्यों महत्वपूर्ण प्राप्त होता है। देखो, ये तो थी कृषि साख की महत्व या आवश्यकता। आगे बढ़ते हैं, कृषि वित्त या साख की प्रमुख विशेषताएं क्या है। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस और क्रेडिट। पहली तो है, कृषि एक मौसमी धंधा है, यानी कि मौसम के अनुसार 6 महीनों में कृषि की जाती है। रबी की, खरीफ की और जायद फसलें हैं, तो ये मौसमी है सारी की सारी। अतः इसमें वित्त की मांग भी मौसमी रहती है, पैसे की मांग भी वो क्या है, मौसमी रहती है। कृषि व्यवसाय प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति अगर स्वच्छ है, प्रकृति अगर साथ देती है तो खेती बाड़ी अच्छी होगी। प्रकृति अगर बुरी है, अनावृष्टि है, अतिवृष्टि है, ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जो कृषि में उत्पादन बहुत ही कम होगा। अति प्रकृति की अनिश्चितता के कारण उत्पादन भी अनिश्चितता बनी रहती है। अगर प्रकृति में अनिश्चितता है तो उत्पादन में भी अनिश्चितता बनी रहती है। तो साख में जोखिम अधिक रहता है। कृषि में साख की मांग, अनियमितता और भुगतान भी प्राय अनिश्चित होता है। कृषि साख की मांग, कब कृषि में पैसे की जरूरत पड़ जाए ये भी पता नहीं है, कब जरूरत पड़ जाए। आज जोखिम, आज फसल का बीज बो कर आए हैं और कल बरसात आ जाए तो वो बीज नष्ट हो गया, तो दूसरे दिन फिर पैसे की आवश्यकता पड़ती है। फिर देख रहे हैं इसका भुगतान भी अनिश्चित है। 6 महीनों के बाद में आज जो लिया हुआ ऋण है हम 6 महीनों के बाद में चुका कर देंगे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अल्पकालीन ऋण है वो कई बार दीर्घकालीन ऋण के भांति बढ़ जाता है। फिर कृषि में जोखिम अधिक होता है। देखो, हर चीज में जोखिम होता है, वैसे तो कोई भी उत्पादन करते हैं उसमें जोखिम होता है, परंतु कृषि में जोखिम बहुत ज्यादा है। बरसात का है, अतिवृष्टि का है, अनावृष्टि का है। अतः ऋण पर ब्याज की दर भी ऊंची होती है। कृषि में जो कृषि कार्यों के लिए लिए गए ऋण है उसकी ब्याज दर 14% या 16% के बीच में रहती है। प्राइवेट बैंक है इसको 18% या 24% तक भी वसूल करते हैं। साहूकार हैं वो इसको 10% सैकड़ा के हिसाब से भी वसूल करते हैं। तो इस प्रकार कृषि में साख की अनियमितता है, और अनियमितता के साथ साथ उनकी ब्याज दर बहुत ही ऊंची है। फिर कृषि साख की पूर्ति संस्थागत स्रोतों से प्राय कम होती है। बैंक वगैरह है या अधिकृत कोई फर्म है जो लोन देती है किसानों को, ऐसी संस्थाओं की बात में बहुत ही कमी है। कृषक व्यक्तिगत स्रोतों से ज्यादा ऋण लेते हैं। इंडिविजुअल किसी से, ग्रामीण से, परिवार से, राहूकार से ले लेना पैसा, ऐसा पाया जाता है।
कृषि साख की मांग सामाजिक और पारिवारिक भी होती है। कृषि वित्त की जो मांग पड़ती है वो परिवार के सदस्यों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, समाज में रीति रिवाज संपन्न करने के लिए, विवाह वगैरह करने के लिए कृषि वित्त की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि कृषि व्यवसाय से कृषकों को इतना अधिक आय प्राप्त नहीं होती कि उससे अपने परिवारों का उचित पालन पोषण कर सके। कृषि व्यवसाय देखो, कृषि है तो वो घाटे का ही सौदा है, उस पर लागत ज्यादा है, उत्पादन कम है, लागत ज्यादा है, आय कम है, इसलिए उसे अन्य स्रोतों से कृषि ऋण लेना पड़ता है और ऋण चुकाने में उसे अनियमितता रहती है। फिर कृषि में लागत व आय का फसल काटने से पहले ठीक ठीक अनुमान लगाना पाना भी असंभव है। आज हमारे पास कृषि कार्य कर रहे हैं, उस पर कितनी लागत होगी इसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से पहले कोई अनुमान या घोषणा नहीं कर सकता। अभी मेरे आज 12 बीघे भूमि है, वहां गेहूं का उत्पादन कर रहा हूँ, तो मेरे को लागत इतनी लाख रुपए आएगी, 1.5 लाख रुपए, मैं पहले लागत के बारे में कुछ नहीं कह सकता। लागत तो तभी पता लगेगी जब फसल कटने के बाद में फसल उत्पादन हमारे पास आएगा और उसको हम मंडी में बेचने जाएंगे और बढ़िया उसके पैसे देगा, तभी हमें पता लगेगा भाई हमें कितना पैसा आया और कितना पैसा हमने लागत में लगाया। फिर जाकर हमें कृषि की बात पता लगता है लागत कितनी लगी और कितनी हमें आएगी। अतः कृषि की साख मांग और पूर्ति में समन्वय स्थापित नहीं किया जाता। आज कोई भी कीमत है उसकी निर्धारण होती है, तो कीमत निर्धारण कैसे होती है? जहाँ मांग वक्र और पूर्ति वक्र आपस में टकरा जाए वहां क्या होता है? कीमत का निर्धारण होता है। और जहां मांग वक्र और पूर्ति वक्र आपस में नहीं टकराते वहां मांग का निर्धारण नहीं हो जाता। देखो कृषि में मांग तो है ज्यादा, पूर्ति है वो है कम है। मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है, तो ब्याज की रेट क्या होगी? इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो किसान को क्या होगा? ऋण चुकाने में असुविधा होगी। ऐसा स्थिति का उसे सामना करना पड़ेगा। तो कृषि में जो मांग है और पूर्ति है इनका सामंजस्य बिल्कुल सही नहीं बैठता। कृषि में मांग ज्यादा है वित्त की और पूर्ति कम है। फिर बात करते हैं प्रचलित कृषि संगठन व्यवस्था के रहते बड़े पैमाने के कृषि असंभव है, अतः बड़े पैमाने पर पूंजी निर्माण व ऋण प्राप्ति दोनों ही कठिन है। फिर है व्यापारिक बैंक कृषि में धन लगाने में कठिनाई अनुभव करते हैं, क्योंकि कृषि की मुख्य धरोहर भूमि का सही सही मूल्यांकन करना कठिन है। कहीं तो डीएलसी रेट है 25,000 रुपए पर बीघा के हिसाब से केसीसी बढ़ाई जाती है, कहीं डीएलसी रेट 50,000 रुपए, ज्यादा अधिकतम क्या है 60,000। आज 12 लाख रुपए की जिस भूमि का 1 बीघा का रेट है उस पर गवर्नमेंट क्या देती है? आपको सिर्फ 75,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से लोन कर देती है। क्या ये उचित है? ये उचित नहीं है। आज आज प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन के अंतर्गत हम लोन करवाएं तो 25 लाख रुपए की हमारी प्रॉपर्टी है तो हमारा लोन हो जाएगा लगभग 18 लाख या 20 लाख के बीच में हमारा लोन हो जाएगा। परंतु जब हमारी जमीन 12 लाख रुपए बिकेगी है, वहाँ लोन कितना होता है? 75,000 रुपए। अधिकतम ज्यादा करोगे तो आप कितना लाख रुपए हो जाएगा, इससे ज्यादा लोन होने की संभावना नहीं है। तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। व्यापारिक बैंक है, किसानों को पैसा देने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, खुद को ऐसा स्थिति में अनुभव करते हैं। कृषि साथ के स्रोत क्या है? ये तो कृषि वित्त की विशेषताएं थी। पहला तो कृषि एक मौसमी धंधा है, इसमें वित्त की मांग मौसम के अनुसार रहती है। फिर है कृषि व्यवसाय प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर व्यवसाय प्रकृति अच्छी है तो कृषि व्यवसाय फलेगा फूलेगा और कृषि व्यवसाय में मुनाफा होगा। अगर प्रकृति सही नहीं है, अनावृष्टि और अतिवृष्टि है, तो हमें कृषि में नुकसान होना पड़ेगा, घाटा उठाना पड़ेगा। फिर है कृषि साख की मांग है अनियमितता, भुगतान पर है अनिश्चितता। कृषि मांग कब हो जाए, कृषि में पैसे की आवश्यकता कब पड़ जाए, फिर इसका भुगतान कब हो, ये भी अनिश्चित है। कितने समय के बाद में हमने जो लिया गया पैसा उसको लौटाएंगे, इसमें भी अनियमितता है। फिर कृषि साख में जोखिम अधिक है, क्योंकि ऋण की ब्याज दर ऊंची होती है। क्योंकि हो सकता है आज उत्पादन करें, कोई फसल बोए, हो सकता है उसका हमें उत्पादन मिले, हो सकता है बीच में आंधी की वजह से, अतिवृष्टि के अनावृष्टि की वजह से या आग लगने से हमारी फसलें नष्ट हो जाए और उसको जो लिया गया पैसा है उसको चुकाने में हमें बहुत ही कठिनाई हो। फिर कृषि साख पूंजीगत स्रोतों से प्राय कम है, संस्थागत स्रोतों, कृषि जो भी साख है वो संस्थागत स्रोतों से नहीं मिलता, बैंक से हमें लोन नहीं मिलता, हमें लोन रिश्तेदारों से, साहूकारों से उधार लेना पड़ता है, जिनकी ब्याज और इंटरेस्ट रेट क्या है वो ज्यादा है। ये भी है। फिर कृषि साख की मांग सामाजिक या पारिवारिक भी होती है, यानी कि जो कृषि वित्त के लिए कृषि के लिए वित्त उपलब्ध करवाया जाता है वो ज्यादातर उपयोग उसका कहाँ होता है? सामाजिक कार्यों के लिए और पारिवारिक कार्यों के लिए। सामाजिक कार्यों और पारिवारिक कार्यों में लिए गया पैसा वापिस होने की संभावना जीरो है, उस पर ब्याज रेट भी ज्यादा है। कृषि में लागत फसल काटने से पहले ठीक ठीक अनुमान लगाना भी कठिन है। ये चीजें हैं। कृषि व्यापारिक बैंक है वो कृषि के क्षेत्र में पैसा इन्वेस्ट करने में भी शंका या हिचकिचाहट महसूस करते हैं। तो ये बातें अपनी पड़ी कृषि वित्त और साख के संबंध में। तो आगे अपनी बात करते हैं कृषि वित्त या साख के स्रोत कौन से हैं। देखो कृषि वित्त या साख के स्रोत, सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस और क्रेडिट। वैसे कृषि वित्त या साख के प्रमुख स्रोत हैं, गैर संस्थागत स्रोत हैं और संस्थागत स्रोत हैं। पहले अपने गैर संस्थागत स्रोत की बात करते हैं। तो गैर संस्थागत स्रोत में अपने देखते हैं, पहला तो है
साहूकार, दूसरा है व्यापारी कमीशन एजेंट, तीसरा है संबंधी है, फिर है भूमि व अन्य है। देखो पहले गैर संस्थागत रूप में साहूकार की बात ले लें। साहूकार जो किसानों को पैसा देता है। ऐसे तो देखो गांव में दो प्रकार के साहूकार होते हैं। एक तो वो साहूकार है जो खेती का कार्य करते हैं और साहूकारी का भी कार्य करते हैं, दोनों रूप में, यानी कि बड़े जमींदार कह सकते हैं, उन्हें कृषक साहूकार कहते हैं। दो प्रकार के साहूकार होते हैं, एक तो जो खेती का कार्य करते हैं, खेती के कार्य के साथ साथ व्यवसाय का कार्य भी करते हैं, या बड़े जमींदार भी कह सकते हैं जो छोटे जमींदारों को पैसा उधार देते हैं। ये मूलतः खेती करते हैं किंतु सहायक व्यवसाय के रूप में उधार देने का भी काम करते हैं, क्योंकि इनके पास भूमि ज्यादा होती है, भूमि को ज्यादा होने की वजह से इनका उत्पादन भी ज्यादा होता है, उत्पादन ज्यादा होने के साथ इनके वित्त के स्रोत भी ज्यादा होते हैं और इनके पास जो बचा हुआ पैसा है वो छोटे जमींदारों को उधार भी दे देते हैं। इन्हें कृषक साहूकार बोलते हैं। इनके अलावा एक दूसरे प्रकार के साहूकार होते हैं जिनका व्यवसाय उधार, रुपया उधार देना होता है। यानी कि दूसरे प्रकार के जो साहूकार है व्यवसायिक साहूकार होते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय क्या है, रुपया उधार देना। किसानों को नगद रुपए की आवश्यकता के लिए साहूकार पर निर्भर रहना होता है। किसानों को आज भी अपनी भूमि का उत्पादन करना है, रासायनिक उर्वरक, बीज इत्यादि वगैरह खरीदने हैं तो उसे साहूकार पर निर्भर कर रहना पड़ता है, चाहे उसे साहूकार कौन सा है, कृषक साहूकार है या व्यवसायिक साहूकार है। पिछले वर्षों से किसानों को नगद धन देने वाले साधनों के रूप में साहूकार का महत्व है वो तेजी से कम होता जा रहा है। यानी कि साहूकार की भूमिका है वो जीरो या नगण्य तुल्य होती है। क्यों? क्योंकि आज किसान है वो अपनी फसल का बेचता है, फसल को बेचता है तो वो कैसे बेचता है, ऑनलाइन को बेचता है। तो ऑनलाइन बेचता है तो उसे गिरदावरी करानी पड़ती है, उसे पता करता पहले बताना होता है भाई इतनी हेक्टर में मैंने गेहूं पैदा कर रखा है, इतने हेक्टर में मैंने सरसों पैदा कर रखी है, इतने हेक्टर में मैंने कपास पैदा कर रखी है, इतने हेक्टर में चावल पैदा कर रखे हैं, फिर उसके भी इतने में गुवार है, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट उसके देखती है गिरदावरी में भाई इतनी इसकी इतनी इस हेक्टर में इसने भूमि पर इसने कपास पैदा कर रखा था, इतनी पर बीघा के हिसाब से कपास का उत्पादन हुआ, उसको हम इतने इतने रुपए के हिसाब से खरीदेंगे। यानी कि बीच में साहूकारों का रोल है जीरो। अब देखो 1954 की जांच के अनुसार संपूर्ण ग्रामीण ऋणों में साहूकारों द्वारा दिए गए ऋण का भाग कितना था, 70%। यानी कि 1954 की जांच के रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण ऋणों में साहूकारों द्वारा दिए गए ऋण का भाग 70%। इसी प्रकार जब 1975 में आए तो एक अन्य सर्वेक्षण के अनुसार साहूकारों के ऋण का अंश कितना रह गया, 43%, यानी कि 43% रह गया। 1954 में जो कितना था 70% था और 1975 में कितना हो गया 43% पर आ गया। यानी कि साहूकारों से किसान लेने की जो ऋण लेने की जो परंपरा थी वो धीरे धीरे कम हो गई। वर्तमान में यह प्रतिशत और भी अधिक घटकर मात्रा कितनी रह गई है, 25% रह गई है। साहूकार किसान को दो प्रकार से ऋण देते हैं, पहला तो उत्पादक कार्यों के लिए, दूसरा कौन सा है, अनुत्पादक कार्यों के लिए। जैसे ऋण की में पढ़ा था हमने, ऋण आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है, एक उत्पादक कार्यों के लिए और एक अनुत्पादक। उत्पादक कार्यों में हमने कौन सा था, बीज खाद स्प्रे रे वगैरह इत्यादि के लिए। अनुत्पादक कार्यों में शादी विवाह विवाह संबंध इत्यादि के लिए ऋण देना पड़ता है। साहूकारों के ऋण की दोषपूर्ण व्यवहार, यानी कि साहूकारों द्वारा जो ऋण दिया जा रहा है, चाहे कृषक साहूकार द्वारा दिया जा रहा है चाहे व्यवसायिक साहूकार द्वारा दिया, उसके अंदर दोष क्या है। सबसे बड़ा दोष तो ये है, कृषक साहूकार या व्यवसायिक साहूकार है जो लोन पैसा उधार देते हैं, उनकी इंटरेस्ट ऑफ रेट है, ब्याज दर है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा ऊंची होती है। वो किसान की जमीन को अपने नाम पर खाली कागज पर अंगूठा लगवा कर साइन करवाते हैं और जब वो इतनी ऊंची ब्याज दर पर किसान से जब पैसा नहीं चुकाया जाता तो उसकी जमीनें हड़प लेते हैं। सबसे बड़ी इसकी विडंबना यही है। दूसरा है व्यापारी एवं कमीशन एजेंट, जिन्हें हम आड़तीय बोलते हैं। देखो व्यापारी एवं कमीशन एजेंट किसानों को फसल पकने से पूर्व उत्पादक उद्देश्यों के ऋण उपलब्ध करवाता है। आज हम व्यापारी के पास पैसा उधार मांगने के लिए जाते हैं तो वो कहेगा कौन सी फसल बो रखी है खेत में और उसका उत्पादन क्या होगा, कितनी होगी। अगर मान लो उत्पादन होता है लाख रुपए का तो वो आपको 25,000 रुपए ही कर्ज देगा। अगर उत्पादन होता है 25,000 रुपए तो भैया वो आपको 2500 रुपए ही देगा। समझ में आ रही है ना बात। बैंक है वो आपको कुछ ज्यादा लोन देता है, परंतु व्यापारी व कमीशन एजेंट क्या है, आपको जो उत्पादन हुआ है उसका 25% ही देते हैं। वे किसान को मजबूर करते हैं कि फसल को कम कीमतों पर उनके पास ही बेचे। आज वो उनको फसल के लिए खाद बीज स्प्रे इत्यादि के लिए पैसा उधार देते हैं तो पहले ये शर्त लगा देते हैं कि जब फसल का उत्पादन होगा पकी हुई फसल को तू मेरे पास ही लेकर आएगा और रेट निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होगा, मेरे पास होगा। वे अपने भारी कमीशन भी वसूल करते हैं, बीच में उनको आड़त भी लगा देते हैं, 2% है 5% है 5.5% है 3.2% है, तो उनकी ब्याज दर क्या होती है, अधिक होती है।
इसके अलावा और जो किसानों को ऋण उपलब्ध करवाते हैं गैर बैंक संस्थागत, पहला तो साहूकार हो गए, साहूकार के बाद में कौन से हो गए, व्यापारी, आड़ती, कमीशन एजेंट इत्यादि। उसके बाद में कौन से हैं, संबंधी। किसान अपने संबंधियों से नगद या वस्तुओं के रूप में उधार प्राप्त करते हैं, जैसे चाचा है, भतीजा है, बहनोई है या रिश्तेदार हैं, उनसे पैसा उधार लेना वो संबंधी के अंतर्गत आते हैं। देखो किसान अपने संबंधियों से नगद या वस्तुओं के रूप में उधार प्राप्त करते हैं ताकि अस्थायी कठिनाइयों को दूर कर सके। ये ऋण सामान्यतः अनौपचारिक रूप में लिया जाता है, इनकी कोई औपचारिकता पूरी नहीं होती। संबंधी अपने को पैसा उधार देते हैं तो मुंह जुबानी दे देते हैं, भाई ठीक है तेरे पास फसल होगी तो दे देना, अन्यथा साल बाद में, 2 साल बाद में, शर्त भी नहीं लगाता कितने साल में तेरे को लौटाना है। इन पर ब्याज तो या तो नहीं लिया जाता या ब्याज की दरें नीची होती है। रिश्तेदारों से आज हम पैसा लेते हैं, संबंधियों से पैसा लेते हैं तो उसकी ब्याज दर क्या होती है, बहुत ही नीची होती है या नाम मात्र होती है या नहीं लेते, वो ब्याज हमसे लेते नहीं। ये ऋण फसल कटने के तुरंत बाद लौटा दिए जाते हैं। अगर ऋण फसल कटने के तुरंत बाद हम लौटा दें तो संबंधी हमें अगले साल भी उधार दे देंगे। अगर ये पैसा एक बार दे दिया फिर हमने लौटाया नहीं तो भैया अपने को दोबारा उस घर पर पैसे मांगने के लिए, उस संबंधी के पास पैसे मांगने के लिए जाना नहीं चाहिए। वो 4 संबंधी और ही कह देगा इस पुराने आदमी को पैसे नहीं देने चाहिए। परंतु वित्त का यह स्रोत अनिश्चित है। अब संबंधी पैसा देगा नहीं दे, ये तो संबंधी की इच्छा पर डिपेंड है ना। अगर संबंधी की इच्छा होगी, आपका व्यवहार गुण भी अच्छी रहेगी, आपने समय पर पैसा लौटा दिया तो संबंधी आपको पैसा देगा। अगर आपने ये पैसा समय पर नहीं लुटाया तो भैया संबंधी भी दुखी हो जाएगा। उसके भी कांच के मकान है, उसके कोई पत्थर के मकान तो है नहीं, उसके भी परिवार है, पालन पोषण है, भरण पोषण है। बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण किसान है इस स्रोत पर अधिक निर्भर नहीं है। वास्तव में कृषि के स्रोत का महत्व कम हो जाता है। फिर है भूस्वामी व अन्य। किसान विशेषकर छोटे किसान, काश्तकार, भूस्वामियों एवं अन्य पर अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहता है। वित्त के इस स्रोत में वे सभी दोष विद्यमान है जो महाजन व्यापारियों, कमीशन एजेंट द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्त में पाए जाते हैं। प्राय इस वित्त में छोटे किसानों को उनकी भूमि छल कपट द्वारा हरण कर ली जाती है, भूमि में बंधुआश्रम बनने के लिए मजबूर किया जाता है। ये तो थे गैर संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत स्रोत में हमने कौन से पढ़े, पहला तो है साहूकार, दूसरा कौन सा है व्यापारी कमीशन एजेंट, तीसरा कौन सा है संबंधी, फिर भूस्वामी है, बड़े भूस्वामी उनसे पैसा ले सकते हैं। फिर संस्थागत स्रोत की बात करें तो संस्थागत स्रोत में सहकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट आ जाती है, प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, केंद्रीय सहकारी समितियां हैं, राज्य सहकारी समितियां हैं, भूमि बंधक बैंक है या व्यापारिक बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है, ग्रामीण बैंक है, नाबार्ड वगैरह है। फिर उसके बाद में सरकार भी समय समय पर आपको पैसा उपलब्ध करवाती है। फिर अग्रणी बैंक योजना है। फिर उसके बाद में अपने बात करते हैं तो ये है नाबार्ड है, स्टेट बैंक है, सहकारी समितियां हैं, भूमि विकास बैंक है, ये जो व्यापारिक बैंक है ये भी पैसा समय समय पर उपलब्ध करवाते हैं। थैंक यू।